हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम क्लास 10 विज्ञान का चैप्टर 6 नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको वन शॉट में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा, और साथ में सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको रिवाइज कर लेना है एग्जाम से पहले अच्छे से, वो भी मैं यहाँ पे सारे आपको क्लियर करवा दूंगा। इसके अलावा बोर्ड में आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं शुरुआत। ठीक है, चैप्टर का नाम आपको पता है, नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है इसमें आज क्या-क्या सीखेंगे पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें तंत्रिका तंत्र के बारे में आप जानोगे, न्यूरॉन की संरचना क्या होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, मानव मस्तिष्क और इसके मुख्य भाग क्या है मानव मस्तिष्क के, और इसके कार्य क्या रहते हैं, अलग-अलग कार्य क्या करता है मानव मस्तिष्क। साथ में हम जानेंगे पादपों में समन्वय। ठीक है, पादपों में समन्वय के बारे में जानेंगे। इन सबको ध्यान में रखते हुए करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पादपों के समन्वय, पौधों में होने वाली गतियाँ। उसके बाद पादप हार्मोन्स क्या होता है, पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाले रसायन कौन-कौन से होते हैं, मतलब हार्मोन्स क्या काम करते हैं, ये सब जानेंगे। उसके बाद जंतुओं में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उनसे कौन-कौन से हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन-कौन सी होती हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसके बाद पुनर्भरण क्रियाविधि। ठीक है, हार्मोन्स का नियंत्रण। ठीक है, पुनर्भरण क्रियाविधि, हार्मोन बॉडी में हार्मोन कैसे बनते हैं और इनका स्टोर कैसे होता है। ठीक है, भंडारण कैसे होता है, ये सब चीजें हम जानेंगे आज का। और लास्ट में आपका तंत्रिका तंत्र और न्यूरॉन की संरचना और उसके कार्य जानेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने क्या करना है, देख लेना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आज और देखते हैं क्या है। पहले सबसे पहले जंतु तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र को न्यूरॉन भी कहा जाता है, और न्यूरॉन तो कहा जाता है, साथ में आपका एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं। और है क्या, जंतु में नियंत्रण और समन्वय के दो मुख्य प्रणालियों द्वारा होता है। ठीक है, नियंत्रण और समन्वय जो होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन और आपका रेस्पिरेशन, ये जो होता है किसकी वजह से होता है, दो तरीकों से होता है। कौन-कौन से? तंत्रिका तंत्र और पेशीय ऊतक। एक तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, मस्तिष्क तक सिग्नल पहुँचते हैं तंत्रिका तंत्र से, बॉडी से। और दूसरा पेशीय ऊतक, मसल्स टिश्यू के द्वारा होता है। ठीक है, मसल टिश्यूज भी होते हैं जो क्या करते हैं, नियंत्रण और समन्वय को क्रियान्वित करते हैं। यह प्रणाली क्या होती है, सूचना को तेजी से शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुँचाती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र क्या करती है, बिजली की रफ्तार से क्या करती है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से, अर्थात अगर मान लीजिए पैर पे काँटा चुभ रहा है, तो मिली सेकंड्स के अंदर क्या होता है, ब्रेन में हमारे सिग्नल पहुँच जाता है ना? और अभी कभी चोट लगती है, हम किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं। अब ये आगे बात करूँगा, लेकिन छूते हैं तो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुँचता है उसमें भी। ठीक है, चाहे लेट ही पहुँचे, कोई चीज़ जल गई या कट गया है करके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, कभी चोट लग जाती है तो हमारे तुरंत ब्रेन को सिग्नल पहुँच जाता है। हम गिरते हैं तो भी हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुँच जाता है। ये सब किसके कारण संभव हो पाता है? ये संभव हो पाता है तंत्रिका तंत्र और पेशीय ऊतक के द्वारा। ठीक है? या आपने कई बार देखा होगा पेशीय ऊतक कैसे काम करता है, जैसे आपने ध्यान दिया होगा, जब रात में अंधेरा होता है, लाइट ना हो कमरे में, तो हम जाकर सीधे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर ऑन करनी, पंखा या मोबाइल पकड़ना, हम इज़िली हाथ से बिना देखे, आँखों के बिना भी हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को पकड़ के उठा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या यूज़ होता है, हमारी पेशी मसल्स जो होती हैं, जो पेशी ऊतक होती है, जो मसल्स होती हैं, उनके टिश्यू क्या करते हैं, इसको पहचानने में हमारी मदद करते हैं। ब्रेन तक सिग्नल पहुँचता है कि हाँ, ये चीज़ क्या है, माउस है, ये जैसे ये मोबाइल उठाना है। अब मैं अगर आँख बंद करके भी इसको उठाऊँगा कहीं से, तो पता रहेगा मुझे कि ये क्या मोबाइल है। हैं? कोई और चीज़ होगी तो उसको उठाऊँगा तो पता चल जाएगा कि ये क्या है, आपका ये दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है? तो इस टाइप से आपको क्या है, बॉडी 2 तरीके से नियंत्रण समन्वय होता है। एक तो तंत्रिका तंत्र की वजह से, और दूसरा पेशीय ऊतक की। आगे बढ़ते हैं, इसमें तंत्रिका तंत्र की इकाई, जो तंत्रिका तंत्र बनता है, तंत्रिका तंत्र बनता है तंत्रिकाओं से। ठीक है? और तंत्रिका को कहा जाता है न्यूरॉन। ठीक है? तंत्रिका तंत्र किससे बनता है, तंत्रिकाओं से बनता है, और तंत्रिका को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है? न्यूरॉन कहा जाता है, इसका ध्यान रखेंगे आप। एडिटिंग का क्या देखने, इसके बाद देखो तंत्रिका तंत्र में क्या है, यह तंत्रिका तंत्र की संरचना, तंत्रिका तंत्र की संरचना कैसी होती है देख लो। ठीक है, तंत्र इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहले एक द्रुमिका, द्रुमिका कौन-सी है, ये देखो, ये द्रुमिका है। ठीक है, ये जो है तंतु है ना, इनको द्रुमिका कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये तंतु जो है इनको द्रुमिका कहा जाता है। ठीक है? एक मिनट। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, ये द्रुमिकाएँ हो गई, उसके बाद कोशिका काय, ये कोशिका काय कहलाता है। ये जो एरिया है बीच में जो लाइटिंग वाला दिख रहा है आपको, ये कोशिका काय है इसमें। ठीक है? लिक्विड फ्लूइड भरा होता है इसमें। तो यहाँ क्या होता है, कोशिका काय में देख लो। द्रुमिका क्या होती है, धागे जैसी संरचना जो सूचनाओं को ग्रहण करती है। ये क्या सिग्नल लेती है। ठीक है? सिग्नल सूचनाओं को लेती है। ठीक है? उसके बाद कोशिका काय क्या करता है, कोशिका काय सूचनाओं, विद्युत आवेग को मैं बदलती है। ठीक है? जो सूचना आई हमें यहाँ द्रुमिका से, जो सूचना आई है इसको किसमें बदलता है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत आवेग में बदल देता है। ठीक है? ताकि तुरंत पहुँच सके। और तीसरा होता है तंत्रिकाक्ष।
ठीक है। तंत्रिकाक्ष होता है, तंत्रिकाक्ष क्या है, ये देखो ये छोटे-छोटे बॉक्स जैसे बने हुए हैं, ठीक है। ये होते हैं मसल्स के बने होते हैं छोटे-छोटे, ठीक है, न्यूरॉन में। तो तंत्रिकाक्ष कहते हैं, यह आवेग को कोशिका काय से अलग न्यूरॉन तक ले जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, यहाँ से जो सूचनाएँ बनी ना कोशिका काय को, यहाँ से लेके कहाँ जाएगा ये जाएगा कहाँ से, दूसरी कुछ तंत्रिका तक पहुँचेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहती है किसकी, तंत्रिका के काम करने की, ठीक है। तंत्रिका में 3 मुख्य भाग होते हैं तंत्रिका तंत्र के, क्या, ध्रुमिका, कोशिका काय और तीसरा तंत्रिका। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं संकेतों का संचरण और तीव्र अनुक्रिया, ठीक है। कैसे होता है, यहाँ पे देखो सिनेप्स होते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये होता है सिनेप्स, 2 न्यूरॉनों के बीच खाली स्थान होता है, ठीक है। इस टाइप से खाली स्थान होता है कहाँ पे, 2 न्यूरॉन्स के बीच में। यहाँ विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में बदलते हैं। यहीं पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से विद्युत संकेत आया, लेकिन यहाँ से क्या होगा, इससे आगे ये रासायनिक संकेत में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। सिनेप्स का मतलब समझ में आया कैसे करके, पहले विद्युत आवेग को किसमें बदलता है, रासायनिक आवेग में बदलता है। कौन, जो आपके सिनेप्स हैं, ठीक है। सिनेप्स क्या करता है, इसको हम युग्मानुबंध भी कहते हैं, सिनेप्स को युग्मानुबंध भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो रासायनिक विद्युत संकेत होते हैं, ठीक है, विद्युत संकेतों को रासायनिक संकेतों में बदला जाता है, ठीक है। 2 न्यूरॉन्स के बीच की खाली जगह को, ठीक हो गया, ये है, क्लियर रखना यार। इसके बाद आपका है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, उद्दीपन के प्रति अचानक अनैच्छिक अनुक्रिया। वही बात कि जब हम क्या करते हैं, हम कहीं चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और अचानक से हमारे पैर में कांटा चुभता है, तो हमारे ब्रेन तक सिग्नल थोड़ा लेट पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले ही हमारा पैर उठ जाएगा, ठीक है, हमारा पैर उठ जाता है। तो इस प्रकार की ये जो क्रियाएं होती है अनैच्छिक क्रिया कहलाती हैं, और ये इन क्रियाओं में हमारे मस्तिष्क काम नहीं करता, इसमें मेरुरज्जु से काम होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इस प्रकार मतलब किसी भी एक्शन के प्रति हमने क्या करा है, उसमें कोई अपना एफर्ट लगा दिया तुरंत, किसी कोई क्रिया हुई, कोई एक्शन हुआ और उसके तुरंत हमने रिएक्शन दिया बिना माइंड के उसके, तो उसको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। इस प्रकार से रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। उद्दीपन, ठीक है, ठीक है। उद्दीपन के प्रति अचानक अनैच्छिक अनुक्रिया, अनैच्छिक का मतलब जिसमें दिमाग काम ना करे, माइंड तक सिग्नल ना पहुंचे, बिना माइंड के सिग्नल पहुंचे ही क्या हो जाए, काम पूरा हो जाए वो, ठीक है। उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। उदाहरण में गर्म वस्तु छूने पे हाथ का तुरंत पीछे हट जाना। देखा होगा आपने, जब हम कभी गर्म चीज पकड़ते हैं तो हाथ एकदम पीछे को चला जाता है, छूट जाता है, हमारा हाथ दूर हो जाता है। या आग के पास जाएंगे तो आग से दूर भागता है हाथ, कांटा चुभ गया पैर तुरंत उठ जाता है। ये सब क्रियाएं क्या होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, यह क्रिया क्या होती है, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं, द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। मेरुरज्जु अर्थात रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, ताकि प्रतिक्रिया तेजी से हो, ठीक है। मेरुरज्जु, ठीक है, ध्यान रखना, मेरुरज्जु कहते हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, क्लियर है। तो ये क्या है, जो प्रतिवर्ती क्रिया है, ये क्या होती है, किसी उद्दीपक के प्रति अचानक अनैच्छिक क्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं, गर्म वस्तु को छूने पर या कांटा चुभने पर पैर का वापस उठ जाना है, हाथ का तुरंत पीछे हट जाना, ठीक है। ये सब क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण है। और साथ में प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, जो अचानक उद्दीपन के लिए होती है, उद्दीपन के प्रति अचानक और अनैच्छिक क्रिया होती है, ये कहाँ से नियंत्रित होती है, मेरुरज्जु से होती है, ताकि प्रक्रिया क्या हो, तेजी से हो। इसके बाद प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, क्रिया का पूरा पद, ठीक है। प्रतिवर्ती आपको समझते हैं पहले क्या होता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, त्वची, जो कि त्वचा क्या है, ग्राही है, ठीक है, ग्राही। प्रतिवर्ती चाप क्या है, इसको समझिए आप, ठीक है, ग्राही है। ग्राही का मतलब त्वचा, त्वचा, क्योंकि हम किसी चीज को टच करेंगे तो त्वचा से करेंगे ना, हाथ है, पैर है, कुछ भी है, कहीं पे ये है, टच कर रहा हूं मैं ऐसे करके, तो ये क्या है, ये टच कर रहा हूँ, त्वचा को टच कर रहा हूँ, तो त्वचा ने क्या किया, फील किया, ठीक है, यहाँ पे टच किया तो ये ग्राही हो गया। यहाँ से क्या हुआ, ग्राही, तभी तो पता चला कि मैंने हाथ यहाँ पे चेहरे पे लगाया करके, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ से संवेदी तंत्रिका जो होती है बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ से सिग्नल लेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे टच हुआ है जैसे, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, करंट जो विद्युत संकेत बना, ये कहाँ जाएगा, मेरुरज्जु में, ठीक है। तंत्रिकाओं से कहाँ जाएगा, मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु से फिर प्रेरक तंत्रिका में जाएगा, ठीक है। मेरुरज्जु से कहाँ जाएगा, प्रेरक तंत्रिका में जाएगा। और प्रेरक तंत्रिका क्या करेगी, पेशीय कार्य करेगी, ठीक है, पेशीय कार्य करेगी। अब जैसे कांटा चुभता है, तो सबसे पहले क्या हुआ, पाँव में कांटा चुभा, कांटा चुभा तो सिग्नल पहुंचा मेरुरज्जु, मेरुरज्जु ने तुरंत इसको प्रेरक तंत्रिका को सिग्नल दिया कि भैया इस मसल्स को, मतलब पाँव, जिस पाँव में चुभा है, जहां पे चुभा है, उसको क्या करेगा, एकदम बैक कर देगा। तो ये एक पेशी मसल के पास पहुंच गया और इसने क्या किया, तुरंत पाँव को ऊपर उठा दिया। या हाथ हमने गर्म चीज पे लगाया तो क्या होगा, फिर से वही हाथ आग के पास गया, किसी गर्म चीज पे लगा, तो यहाँ से सिग्नल गया, हाथ से, त्वचा से कहाँ गए, हमारी मेरुरज्जु पे, मेरुरज्जु से फिर कहाँ गए, तंत्रिका, पेशीय तंत्रिका तंत्र पे, जो कि हाथ की पेशी तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। तंत्रिका पे गया और उसने क्या किया, तुरंत हाथ को पीछे खींच लिया। तो ये सारी चीजें बहुत ही मिली सेकेंड्स में हो जाती हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये कहलाता है क्या, प्रतिवर्ती चाप। इसको पढ़ लीजिए, क्या है, यह तंत्रिका आवेगों द्वारा, ठीक है, तंत्रिका आवेग द्वारा, ठीक है, यह तंत्रिका आवेगों द्वारा अनुगमन किया गया पथ है, जिसके द्वारा
इसका एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है। तो ये सीधी-सी बात है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक जो चला है, ठीक है? जो सिग्नल गए हैं, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है प्रतिवर्ती चाप, ठीक है? रिफ्लेक्ट आर्क कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता है यहाँ तक? इसके बाद बढ़ते हैं आगे, नियंत्रण केंद्र। ठीक है? एक चीज़ और बता दूँ इससे पहले, इसके अलावा हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टॉप 30 क्वेश्चन की काफ़ी सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना रखी हैं, जिससे काफ़ी सारा क्वेश्चन पेपर आपके देखने को मिलता है। 101% वहीं से मिलता है आपको देखने को, तो आपने क्या उन वीडियोज़ को देख लेना है। साथ में आपने क्या करना है, अगर पीडीएफ चाहिए आप लोगों को उनकी सभी नोट्स की, शॉर्ट आंसर की, लॉन्ग आंसर की और टॉप 30 क्वेश्चंस की, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इज़िली डाउनलोड कर सकते हो। तो आगे देख लीजिए इसको एक बार। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ये वीडियो और बच्चों तक पहुँचे और वो भी अपनी तैयारी कर सके, आपके दोस्त लोग। और साथ में अगर पहली बार कोई बच्चा चैनल पे आया है तो चैनल से जुड़ जाइए, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम डेली लेकर आपके लिए आते रहते हैं। तो नियंत्रण केंद्र, ठीक है? नियंत्रण केंद्र क्या होते हैं? मानव मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है। तो जो मस्तिष्क होता है वो क्या करता है? सबसे समन्वय केंद्र होता है मानव मस्तिष्क, ठीक है? क्या ये बॉडी को पूरा कंट्रोल बॉडी पे रहता है इसका, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़कर। जैसे प्रतिवर्ती क्रिया पे बॉडी पे किसका कंट्रोल होता है? मेरुरज्जु से क्रियाएँ संतुलित होती है, ठीक है? तो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है? जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, समन्वय कहते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है? ठीक है? नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन और मेंटेनेंस, ठीक है? तो ये ध्यान दीजिएगा, समन्वय केंद्र होता है कौन? मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या है? मानव शरीर का एक समन्वय केंद्र है, ठीक है? यह कपाल अर्थात खोपड़ी, जिसको स्कल कहते हैं, या खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। कहाँ रहता है? कपाल अर्थात या खोपड़ी कहते हैं, दोनों में से, स्कल कपाल या खोपड़ी, ठीक है? खोपड़ी होती है हड्डी और मजबूत ढांचा, ठीक है? जो ये, ठीक है? इसके अंदर, ठीक है? क्या होता है? मस्तिष्क कहाँ होता है? खोपड़ी के अंदर होता है। 3 भाग, 3 मुख्य भाग होते हैं किसके? मस्तिष्क के। 3 मुख्य भाग कौन-कौन से हैं? देखो, पहला अग्र मस्तिष्क यहाँ होता है, फिर मध्य मस्तिष्क इधर होगा और पश्चिम मस्तिष्क लास्ट में होता है, ठीक है? तो ये होता है। अग्र मस्तिष्क क्या करता है? जो फोर ब्रेन होता है आगे सामने वाला, ये सोचने वाला भाग है। ये कौन-सा भाग है? सोचने वाला भाग, ठीक है? कौन-सा भाग है भैया? सोचने वाला भाग। फिर दूसरा आता है मध्य मस्तिष्क। अनैच्छिक क्रियाएँ जो होती हैं, जो अनैच्छिक क्रियाएँ होती है, अभी बताया था अनैच्छिक क्रियाएँ, जैसे साँस लेना, हृदय का धड़कना, ठीक है? हृदय स्पंदन जिसे कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है? भोजन का पाचन, ये सारी हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करती, ये हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करती, अनैच्छिक क्रियाएँ ये निरंतर चलती रहती हैं, ठीक है? तो ये अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है, वो कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। अग्र मस्तिष्क सोचने में काम आता है, ठीक है? देखो ये दे रखा है, येलो वाला क्या है? अग्र मस्तिष्क येलो में दिख रहा है। उसके बाद दूसरा है, देखो ये आपका इसको कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और लास्ट में जो ये है, ये आपका क्या है? ये आपका कहलाता है पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है? तो समझ में आ गया, पहला वाला इतना बड़ा भाग क्या है? सोचने में काम आता है, इसलिए ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ज़्यादा सोचना चाहिए, ज़्यादा चीज़ें अच्छी सीखनी चाहिए हमें, ठीक है? अनैच्छिक क्रियाओं के लिए क्या दिया है? छोटा, क्योंकि नॉर्मल काम में बॉडी के डेली काम होने हैं, ठीक है? ये चीज़। उसके बाद देखो पश्चिम मस्तिष्क क्या है? संतुलन और अन्य क्रियाएँ, जो बाकी की बॉडी का संतुलन बनाना है या और जो क्रियाएँ हैं, वो कहाँ से होती है नियंत्रित? वो होती है आपकी पश्चिम मस्तिष्क के, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क के विभिन्न भाग और उनके कार्य जान लेते हैं पहले, ठीक है? अग्र मस्तिष्क के क्या काम होते हैं देख लो। अग्र मस्तिष्क में क्या होता है देखो, प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क, ठीक है? और ऐच्छिक क्रियाओं का, ठीक है? तो ध्यान लो, जो अग्र मस्तिष्क है वो सोचना, याददाश्त, देखना और सूंघना और सुनना, ये सारे काम जो नॉर्मल हम करते हैं, जैसे सोच रहे हैं, याददाश्त, कुछ चीज़ हमने याद करी है, देखना, सुनना, सूंघना, ये क्या होता है? इसके द्वारा होता है अग्र मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क में होता है, ठीक है? प्रमस्तिष्क में सोचना, याददाश्त, देखना, ये सब वही चीज़ें मैंने दोबारा यहाँ लिख दी, ठीक है? 2 बार आई है यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है, क्लियर? प्रमस्तिष्क सोचना, याददाश्त, देखना और सूचना, सुनना और सुनना, ये सारे काम कहाँ होते हैं? प्रमस्तिष्क में। दूसरा, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जो भी ऐच्छिक क्रिया है, जो हम सोच के कर रहे हैं, जैसे मैंने ये हाथ उठाया, मैंने अभी पेन पकड़ा और मैंने लिखने लग गया ऐसे करके, ठीक है? मैंने ये हाथ हिलाया, तो ये सारी क्रियाएँ जो हैं, ये किसके द्वारा होती हैं? ये होती है हमारे सामने वाले फोर ब्रेन जिसे कहते हैं, अग्र मस्तिष्क के द्वारा। क्लियर हो गया होगा? अग्र मस्तिष्क क्या करता है? सोचना, किसी चीज़ को याद रखना, देखना, सुनना, जो सुन के हम रिस्पॉन्स करते हैं, वो भी क्या करता है? अग्र मस्तिष्क। सूंघते हैं, किसी चीज़ की स्मेल आ रही है या किसी चीज़ की परफ्यूम है, तो उसका पता चलता है ना, तो ये भी काम कौन करता है? ये सब काम करता है अग्र मस्तिष्क, ठीक है? और दूसरा काम ऐच्छिक क्रियाएँ, जो भी हम इच्छा वाली क्रियाएँ करते हैं, मैंने भी बताया, जो भी काम हम इच्छा से कर रहे हैं, भोजन करना, ये लिखना, पढ़ना, खाना-पीना, सोना, ये ज़्यादातर सारी क्रियाएँ किससे होती हैं? अग्र मस्तिष्क। उसके बाद मध्य मस्तिष्क क्या करता है? सिर, गर्दन, धड़ की प्रतिवर्ती क्रियाओं, जो सिर हो गया, गर्दन हो गया और धड़ हो गया, इसकी जो प्रतिवर्ती क्रियाएँ होती हैं, उनका नियंत्रण करता है कौन? मध्य मस्तिष्क, ठीक है? सिर, गर्दन, धड़ की प्रतिवर्ती क्रियाओं का
वो करता है। उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क क्या करता है? पश्चिम मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। इनसे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। एक अग्र मस्तिष्क से, दूसरा पश्चिम मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखने को मिलते हैं। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से तैयार ज़रूर कर लेना और अच्छे से, ठीक है? तो पश्चिम मस्तिष्क में क्या होता है? अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स, ठीक है? ये 3 होते हैं। क्या? अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स, ठीक है? अब अनुमस्तिष्क क्या करता है? अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखता है। देखा होगा आपने, हम साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, हम पैदल भी चल रहे हैं। तो हम ये क्या करता है? हमारे शरीर को संतुलित करता है, ठीक है? बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि आपने देखा, जब बच्चा छोटा होता है, जब उसे संतुलन बनाना नहीं आता है, ठीक है? उसका माइंड इतना डेवलप नहीं हो पाता है, संतुलन बनाना नहीं आता है उसे, तो वो क्या होता है, बार-बार चलता है तो कभी इधर लुढ़कता है, कभी उधर लुढ़कता है, गिरता है ना। देखा होगा छोटे बच्चे, देखा होगा आपने 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल के जो बच्चे होते हैं, वो इधर-उधर ज़्यादा लुढ़कते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम अनुमस्तिष्क डेवलप हो रहा होता है, उस टाइम हमारे बॉडी में जो बैलेंस बनने की प्रोसेस होती है, वो चालू हो रही होती है, ठीक है? तो उस टाइम इतना बैलेंस बनना नहीं संभव हो पाता है, तो शुरू में। तो ये क्या करता है, ये बैलेंस कौन बनाता है हमारे शरीर का? हमारे शरीर में जो बैलेंस बनाता है, वो बनाता है अनुमस्तिष्क, ठीक है? सेरेब्रम कहते हैं इसको। इसके बाद मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या होता है? रक्तचाप, लार का आना, उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाएँ जो होती हैं। जैसे रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, बीपी जो अप डाउन होता है, वो काम किसका है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। लार का आना, अब ये बताइए, हम जो मुँह में लार आता है, वो क्या हम चाह के लाते हैं? अपने आप आ जाता है ना, ठीक है? और उल्टी जैसे, उल्टी भी हम चाह के नहीं लाते हैं, ठीक है? वोमिटिंग जिसे कहते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें क्या है? ये अनैच्छिक क्रियाओं के जो नियंत्रण करता है, वो कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। यहाँ होता है पीछे सर के जस्ट यहाँ पे, ठीक है? यहाँ होता है, यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ होता है, नीचे छोटा-सा एक वो होता है, ठीक है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। उसके बाद आता है पोन्स, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। पोन्स क्या करता है? श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। यहाँ होता है छोटा-सा पीछे, ये क्या करता है? श्वसन क्रिया को क्या करता है? जो पोन्स होता है, कहाँ होता है? पश्चिम मस्तिष्क का जो पोन्स होता है, वो श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। तो क्लियर हो गया होगा, प्रमस्तिष्क सोचने, याददाश्त, देखने, सूंघना और सुनना, ये काम कौन करता है? और सारी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है अग्र मस्तिष्क। सर, गर्दन, धड़ की प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है, वो करता है मध्य मस्तिष्क। और पश्चिम मस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाने का काम, मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, इसमें रक्तचाप, लार, उल्टी जैसे अनैच्छिक क्रियाओं की का वो करता है, और पोन्स श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है? अब आते हैं पादपों समन्वय, अर्थात पादपों में समन्वय एक, ठीक है? पादपों का समन्वय क्या होता है? पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं। देखो, मनुष्यों में, जीवों में तो क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है, उनको पता चलता है तंत्रिका, लेकिन पौधों में ऐसा नहीं होता है। पौधों के पास न्यूरॉन्स नहीं होते, तंत्रिका तंत्र नहीं होते। वे रसायनों, हार्मोन और पत्तियों की मात्रा में बदलाव करके गति करते हैं। कैसे? रसायनों में, अर्थात हार्मोन्स बदलते हैं उनके उसमें, पौधों में, और पानी की मात्रा में बदलाव करके क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है? गति 2 प्रकार की होती है, कौन-सी? वृद्धि पर आश्रित गति, ठीक है? जो वृद्धि पे होती है, जो कि दिशात्मक होती है, दूसरी वृद्धि से मुक्त गति, जो कि गैर दिशात्मक होती है, ठीक है? 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं, एक है वृद्धि पर आश्रित गति, दूसरा है दिशात्मक वृद्धि पर गति। आगे बढ़ते हैं, इससे पढ़ लेते हैं। दिशात्मक गतियाँ क्या होती है, पहले जान लीजिए। दिशात्मक गति को कहते हैं अनुवर्तन भी कहा जाता है, ठीक है? दिशात्मक गति जो होती है, अनुवर्तन हो जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कुछ पौधे सूर्य की तरफ को, जहाँ को सूरज निकलता है, उस तरफ को झुक जाते हैं। उनका जो तना होता है या टहनियाँ होती हैं, वो ज़्यादातर किस तरफ को झुक जाती हैं? सूर्य की दिशा में, पूरब दिशा में झुक जाएँगी, जिधर को सूर्य होगा, ठीक है? जो अगर अंधकार में होंगी ना, वो अंधेरे जगह पे लगी होंगी, लेकिन जिधर से सूर्य की रोशनी पड़ रही होगी थोड़ा, तो वो उधर को झुक जाएँगी। तो ये कहलाता है प्रकाशानुवर्तन, अर्थात प्रकाश की ओर तने की गति। प्रकाश की ओर तने की गति क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। क्लियर है? तो दिशात्मक अनुवर्तन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। इनसे भी आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, तो वीडियो को पूरा देखकर अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, और छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है? प्रकाशानुवर्तन समझ में आ गया? प्रकाश की ओर तने की गति, ठीक है? प्रकाश की ओर क्या? तने की गति क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। अब ऐसे ही गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण जड़ों की गति, जो गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? नीचे को बल लगाता है ना? आपको पता है गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि क्या कर पृथ्वी अपने इस केंद्र की ओर बल लगाती है? तो वही क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। पेड़-पौधों में क्या होता है? जड़ें सीधे-सीधे नीचे को जाने लगती है ना, नीचे की ओर फैलती हैं जड़ें। ऊपर को बहुत कम आती है, नीचे को जाती है मिट्टी में। तो वो किसकी वजह से होता है? गुरुत्वानुवर्तन के कारण। अर्थात क्या? गुरुत्वाकर्षण की ओर जड़ों की गति। ये क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। इसी के साथ आता है, एक आता है जलानुवर्तन। ठीक है? जलानुवर्तन अर्थात पानी की ओर जड़ों की गति। जहाँ को देखो, अब पानी मान लीजिए आपने ऐसी जगह को लगाया कि एक तरफ तालाब है और एक तरफ सूखा है। ठीक है? पौधा, तो पौधे के जो जड़ हैं वो किस तरफ को गति करेंगे? भूमि के अंदर। वो भी करेंगे जहाँ को जल मिलेगा, उस तरफ को ज़्यादा गति करेंगे, ठीक है? तो ये कहलाएगा आपका जलानुवर्तन। या जलीय पौधों में ऐसा, जो तालाब उसमें पौधे देखे होंगे आपने, उनमें जो होता है वो क्या होता है? जल की ओर हुए रहते हैं, तो वो क्या रहता है? जलानुवर्तन कहलाता है। इसके बाद साथ दूसरा आता है, सॉरी, हुँ।
रसायनानुवर्तन, ठीक है। रसायनानुवर्तन क्या कहलाता है? रसायनों की ओर पराग नलिका की गति, ठीक है। जहां को रसायन मिले उधर को पराग नलिका जाएगी, तो ये कहलाता है रसायनानुवर्तन। अब इसमें से आपके जो दो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपके ज्यादातर बोर्ड आपसे पूछता है एग्जाम में। कभी चित्र पूछ देगा प्रकाशानुवर्तन का, या आपका गुरुत्वानुवर्तन का चित्र पूछ देगा, या आपसे इनकी परिभाषा पूछ देगा कि प्रकाशानुवर्तन से आप क्या समझते हो, गुरुत्वानुवर्तन से आप क्या समझते हो। दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट में जरूर लगा देना, ठीक है। इससे पहले भी जो क्वेश्चन तंत्रिका वाला बताया था वो भी क्वेश्चन रिपीट कर देता है, उसको भी जरूर देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। पौधों के रासायनिक संदेशवाहक क्या होते हैं? जो पौधों में जो संदेशवाहक करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश पहुंचाते हैं, वो कौन होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स टोटल जो 4 है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, 4 से 5 हार्मोन्स मेन जो हैं, जो काम करते हैं, उनको देख लो। इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। 101% उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीन, ठीक है। पहला हार्मोन जो ऑक्सीजन, जो कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है, अर्थात तने को प्रकाश की ओर मोड़ता है, ठीक है। पर क्या करता है ऑक्सीजन? क्या करता है? एक तो लंबाई बढ़ाता है, दूसरा तने को प्रकाश की ओर मोड़ता है। अर्थात प्रकाशानुवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी रहता है? ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। पेड़ की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। दूसरा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या होता है? तने की वृद्धि में सहायता करता है, जो तना होता है उसकी वृद्धि में सहायता करता है, ठीक है। तने की वृद्धि में सहायता करता है कौन? जिब्रेलिन करता है, ठीक है। सारी चीज स्क्रीन पे दिख रही होंगी, बाकी साथ में मैं आपको बोल के समझा भी रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। जिब्रेलिन क्या करता है? तने में वृद्धि करता है। जो तना होता है, कोशिका की लंबाई कौन बढ़ाता है? ऑक्सीजन बढ़ाता है। और तने की वृद्धि, जो तना लंबा होता है, वो किसके कारण होता है? जिब्रेलिन के कारण, ठीक है। ऑक्सीजन कोशिका की लंबाई, जिब्रेलिन तने की लंबाई, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, ठीक है। कोशिका विभाजन को क्या करता है? जो साइटोकाइनिन होता है वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। फलों और बीजों में अधिक होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है? फल और बीज ज्यादा मिलते हैं हमें, ठीक है। कोशिका विभाजन कहाँ होता है? फलों में और बीजों में होता है इससे ज्यादा, ठीक है। तो साइटोकाइनिन क्या होता है? ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, 3 क्या है? ये पादप हार्मोन्स के नाम है। आपसे कई बार एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था, 2 पादप हार्मोन्स के नाम बताइए, या पादप हार्मोन्स के नाम बताइए, तो आपने कम से कम 2-3 नाम लिखने होते हैं। ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, और एक आता है आपका एब्सिसिक अम्ल। ये क्या करता है? वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। ये वृद्धि को रोकता है, ठीक है। ये वृद्धि को प्रभावित करता है। क्या? पौधों में जो वृद्धि है उसको प्रभावित करने वाला काम क्या है? किसका है? एब्सिसिक अम्ल का है। पत्तियों के मुरझाने का कारण भी कौन है? एब्सिसिक अम्ल है, ठीक है। जो एब्सिसिक अम्ल है वो वृद्धि रोधक रोधक का काम करता है, हार्मोन्स है, वृद्धि रोधक हार्मोन्स भी कहते हैं उसे। और ये पत्तियों को झड़ने में, मुरझाने में भी क्या करता है? पत्तियां जो मुरझाती हैं, उसके बाद झड़ जाती है ना, तो ये भी किसके कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। तो समझ में आ गया? 4 पौधों के 4 मेन हार्मोन्स के नाम मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। इनके कार्य बता दिए। ऑक्सीन कोशिका की लंबाई, जिबरेलिन तलने की वृद्धि, साइटोकाइनिन कोशिका का विभाजन करता है, और एब्सिसिक अम्ल वृद्धि हार्मोन से वृद्धि रोधक, पत्तियों को मुरझाने का कारण बनता है, ठीक है। तो ये 4 हार्मोन्स के आपने तैयार कर देने हैं, ठीक है। तो इनमें से ही घुमा के एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी आपको पूछ लेगा कि तने की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, या आप कह देगा जिबरेलिन के कार्य बताओ, तो ये आपने बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जंतुओं में हार्मोन्स कैसे निकलते हैं भैया? जंतु हार्मोन, तो हार्मोन्स क्या होता है पहले एक बार ये जान लो। हार्मोन्स क्या होता है? एक प्रकार का रसायन होता है बॉडी के अंदर, एक प्रकार का ऐसा रसायन होता है जो किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए क्या करता है? बॉडी को प्रेरित करता है। जैसे गुस्से में, मनुष्य में देखा होगा आपको, गुस्सा आ गया, ठीक है। कभी कोई चीज आपने एकदम देख लिया, उससे डर गए, तो ये सब किसके कारण होता है? ये होता है सब आपको हार्मोन्स के कारण, ठीक है। गुस्सा आना, या कभी लड़ाई करने लग जाना, लड़ाई में क्या होता है? बीपी बढ़ जाता है। ये सब किसके कारण से होता है? सब हार्मोन्स के कारण से होता है। इनके बारे में आगे और बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कितने जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं हमारी बॉडी में, वो क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं बॉडी में, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं बॉडी के अंदर। हार्मोन क्या मतलब? रसायन निकलते हैं, ये बताया। तो पहला कौन सा होता है? मस्तिष्क में होता है सबसे ऊपर पीयूष ग्रंथि। कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। यहाँ मस्तिष्क में क्या होती है? पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है। दूसरा, ठीक गले में, कंठ में, कंठ में आउट या थायराइड कहते हैं इसे, ठीक है। आउटू या थायराइड, ये गले में होती है। गले में जो ग्रंथि पाई जाती है इसे आउटू या थायराइड ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे होती है। कैसी होती है? तितली के आकार की होती है, देखो दिख रही है, तितली के आकार की होती है। इसे कहते हैं आउटू ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। ये चाहे मेल हो फीमेल, अर्थात नर हो या मादा हो, लड़का हो लड़की हो, सब में सेम होते हैं, ठीक है। ये चीज देखना। इसके बाद पीयूष ग्रंथि सेम होती है दोनों में, अवुट ग्रंथि सेम होती है, अधिवृक्क ग्रंथि और अग्नाशय, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि, एक अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है, कहाँ होती है? पेट में होती है। साथ में दूसरी कौन सी होती है? अग्नाशय ग्रंथि, ये भी कहाँ होती है? पेट में होती है। ये क्या करती हैं? ये सब क्या करते हैं? हार्मोन्स का निर्माण। और एक लास्ट में आता है क्या? आपका वृषण, ठीक है। ये आता है, पुरुषों में वृषण होता है, और
स्त्रियों में क्या होगा, अंडाशय होगा। ठीक है, ये सारे क्या है, ये हार्मोन्स बनाने वाले डिपार्टमेंट है। ठीक है, सीधी सी बात है, हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथियां हैं, डिपार्टमेंट है, पार्ट्स हैं। मतलब ये ऐसे रसायन बनाते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी को संतुलित करते हैं, बॉडी में काम करने को वो करते हैं। अब हार्मोन्स क्या होते हैं उनकी पहले पढ़ लीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायन जो सीधे रक्त में मिलकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं और विभिन्न कार्यों को करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो या उन कार्यों को करने में मदद करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि समझ में आ गई, बॉडी के अंदर जो ग्रंथियां हैं, जहां से क्या निकलते हैं, फ्लूइड निकलते हैं, कौन से रसायन निकलते हैं, अर्थात हार्मोन्स निकलते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं आगे, मुख्य ग्रंथियां कौन कौन सी है। ठीक है, उनके कार्य, तो सबसे पहले पीयूष ग्रंथि, मैंने बताया था कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। ये वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसे। ठीक है, पीयूष ग्रंथि क्या करती है, वृद्धि हार्मोन, जो आपने देखा कुछ लोग बहुत ज्यादा बड़े लंबे होते हैं, कुछ बहुत छोटे हो जाते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, तो ये किस पे डिपेंड करता है, पीयूष ग्रंथि पे करता है। ये क्या करता है, वहां से निकलने वाला जो हार्मोन्स है उसको कहते हैं वृद्धि हार्मोन्स। ठीक है, वृद्धि हार्मोन्स कहा जाता है किससे, पीयूष ग्रंथि से। कौन सा हार्मोन्स निकलता है बेटा, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसे। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और इससे वृद्धि हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, दूसरा अवटु ग्रंथि, अवटु अर्थात थायराइड ग्रंथि, यहाँ पे होती है गले में। ठीक है, थायराइड के नाम से जाना होगा आपने, थायराइड ग्रंथि कहते हैं। थायरॉक्सिन बनाती है, थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, थायरॉक्सिन बनाती है और ये उपापचय का नियंत्रण करता है, अर्थात जो भोजन का पाचन है ना, उसमें उपापचय का कार्य करता है बॉडी में। ठीक है, उपापचय का काम कौन करता है, थायरॉक्सिन ग्रंथि करती है, थायरॉक्साइड ग्रंथि करती है और इससे क्या निकलता है, थायरॉक्सिन निकलता है। और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से, घेंगा होते हैं। और इसके लिए थायरॉक्सिन के श्रावण के लिए थायरॉक्सिन कब बनता है, जब हम आयोडीन युक्त नमक का सेवन करते हैं, आयोडीन का सेवन करना पड़ता है, मतलब हमें सीधी सी बात। थायरॉक्सिन कब स्रावित होता है, यहाँ से अवगुण ग्रंथि अर्थात थायराइड ग्रंथि से, जब हम क्या करते हैं, आयोडीन का यूज करते हैं नॉर्मली। ठीक है, आयोडीन यूज इसलिए सलाह दी जाती है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि थायरॉक्सिन जो है आपका हार्मोन्स है, उसके श्रावण के लिए क्या करते हैं, आयोडीन युक्त नमक की सेवन की सलाह दी जाती है। क्यों थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है, उपापचय को नियंत्रित करता है। और आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, घेंगा, अर्थात थायरॉक्सिन की कमी से। बेसिकली वो आयोडीन की कमी से नहीं, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं घेंगा। और आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायरॉक्सिन की कमी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनलिन। ठीक है, जो एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन क्या होता है, गुस्सा दिलाने वाला, करो या मरो। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि क्या करती है, एड्रेनलिन का स्रावण करती है, एड्रेनलिन हार्मोन्स को वो करती है, वो यही आपको उत्तेजित करती है, क्या, किसी भी काम को करने में, वो करने में, लड़ने में। ठीक है, जैसा आप गुस्सा आ गया ना कि बस आज मैं मार दूंगा इसको, तो ये सब चीजें किसको कर, ये कौन करता है, अधिवृक्क ग्रंथि का काम है। ये कहाँ होती है, पेट के पास पाई जाती है। ठीक है, एड्रेनलिन। इसके बाद आता है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय क्या होता है, इंसुलिन बनाता है। अग्नाशय में क्या बनता है, इंसुलिन बनाता है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखता है। ठीक है, या कम रखता है। ठीक है, नियंत्रित या कम कह सकते हो, कोई बात, वैसे नियंत्रित रखेगा। ठीक है, शर्करा की मात्रा को क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये आपको पता है कहाँ से, इसके बारे में मैंने और भी वीडियो बना रखी है। और ये सारी ग्रंथियां जितनी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इनमें से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लेना। और इस चैप्टर से 6-7 नंबर का आने वाला है, तो 20 मिनट 22 मिनट की वीडियो रहती है नॉर्मली, और इसमें आपको बहुत अच्छा चीजें समझ में आ जाएंगी। आपने बस इसके नोट्स तैयार कर लेना, शॉर्ट, ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो एग्जाम टाइम में, रिवीजन में। ठीक है, तो अगला काम क्या है, इंसुलिन। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, पेट में होता है। ठीक है, पैनक्रियाज कहते हैं। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। ठीक है, और मधुमेह का रोग के इलाज के लिए इंसुलिन के लिए कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं, अगर इंसुलिन किसी में कम हो गया तो इंसुलिन के लिए पेंसिलिन के इंजेक्शन नाम से आती है, इंसुलिन बनता है। ठीक है, बॉडी में अग्नाशय में अगर मधुमेह रोग को रोकना है तो उसमें क्या, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, बॉडी में, तो ये चीज ध्यान दीजिए। अगला संतुलित संतुलन बनाना, पुनर्भरण क्रियाविधि। संतुलन बनाना क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कैसे होता है, अग्नाशय की बात चल रही है। ठीक है, कैसे होता है अग्नाशय में, वापस कैसे पता चलता है अग्नाशय को, तो देखो सीधी सी बात, अग्नाशय में इंसुलिन बनना कम कर दिया जाता है। क्या, जब रक्त में शर्करा बढ़ती, सुनो, रक्त में शर्करा बढ़ेगी, तो देखो रक्त में शर्करा बढ़ेगी तो अग्नाशय ने अधिक इंसुलिन बनाना है। ठीक है, जब क्या करेगा, जब अग्नाशय में क्या होगा, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ेगी, तो अग्नाशय को सिग्नल पहुंच जाएगा यहाँ से, और अग्नाशय क्या करेगा, ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाने लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तो हो गया। अब इंसुलिन बन गया, अब रक्त में धीरे धीरे क्या होगा, रक्त में शर्करा की मात्रा सामान्य हो गई। ठीक है, जब इंसुलिन बढ़ा, उसने क्या करा, रक्त से सामान्य कर दी, किसकी, इंसुलिन की, सॉरी, रक्त से शुगर अर्थात शर्करा की मात्रा को सामान्य कर दिया। जब सामान्य हो जाएगा तो क्या होगा, फिर निर्देश जाएगा किसके पास, अग्नाशय के पास। तो ये क्या करेगा, इंसुलिन बनाना कम कर देगा, जो मात्रा बढ़ाई थी इसने इंसुलिन बनाने की,
उसको ये क्या करेगा, कम कर देगा या रोक देगा कुछ समय के लिए। इससे ये पुनर्भरण का चक्कर चलता रहता है, ये चक्र में चलती रहती है। तो यह क्रिया सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा और सही समय पे स्रावित हो, ठीक है? जो कि क्या है, पुनर्भरण, और ये सभी हार्मोन्स पे काम करती है, ठीक है? सभी ग्रंथियों पे काम करती है, ठीक है? सभी ग्रंथियों में ऐसे ही होता है, जब आवश्यकता है तो हार्मोन्स ज़्यादा बनने लग जाएगा, जब आवश्यकता नहीं है तो हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है, बॉडी कम बनाती है, ठीक है? वो ग्रंथि क्या करती है, कम हार्मोन्स बनाने लग जाती है, ठीक है? तो यह क्रियाविधि सुनिश्चित करती है, कौन-सी? पुनर्भरण क्रियाविधि, ठीक है? पुनर्भरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में और सही समय पर स्रावित हो, ठीक है? अब इस चैप्टर में आपने हमने क्या-क्या पढ़ा देख लेते हैं। हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र की जो मूल इकाई है वो क्या है, न्यूरॉन है, तंत्रिका है, ठीक है? अब प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, आपको बताया अभी मैंने थोड़ी देर पहले। तीव्र प्रतिक्रियाओं के लिए क्या, तो मेरुरज्जु अर्थात रीढ़ की हड्डी में, ठीक है? रीढ़ की हड्डी में जो तंत्र पाया जाता है उसे मेरुरज्जु तंत्र कहा जाता है। उसके बाद मस्तिष्क क्या काम करता है, मस्तिष्क सोचने, संतुलन बनाने और अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्रक होता है, ठीक है? उसके बाद पौधों में अनुवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला माध्यम, ठीक है? के माध्यम से होता है, दिशात्मक और गति के आधार पे। प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन और रसायनानुवर्तन 4 प्रकार के मैंने अभी बताया आपको, ठीक है? इसके अलावा पादप हार्मोन्स कौन-कौन से होते हैं? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। ये चारों क्या हैं? आपके ये पादप हार्मोन्स हैं। इसके बाद जंतु हार्मोन्स पर बात करी हमने, जंतु हार्मोन्स भी पढ़ा हमने, ठीक है? वृद्धि हार्मोन्स हो गया, एड्रेनलिन हो गया, ठीक है? इस टाइप के जो हार्मोन्स हैं ये क्या हैं? आपके जंतु हार्मोन्स कहलाते हैं, ठीक है? ये बॉडी में करते हैं। थायरॉक्सिन हो गया, इंसुलिन हो गया, ये सब क्या हार्मोन्स है, जंतु हार्मोन्स कहलाते हैं, ठीक है? इसके बाद आयोडीन की कमी से कौन-सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, ठीक है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, अर्थात आयोडीन की कमी से क्या होता है? थायरॉक्सिन की कमी होती है शरीर में, और थायरॉक्सिन की कमी से घेंगा रोग होता है, ठीक हो गया? उसके बाद पुनर्भरण क्या है? शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बनाए रखती है। जो पुनर्भरण प्रक्रिया है, वो शरीर में क्या करती है? हार्मोन्स का अ, संतुलन बनाए रखती है। इसका मतलब सीधी-सी बात है, पुनर्भरण का मतलब जैसे आपने घरों में देखा होगा, टंकियाँ आजकल कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ गए हैं, जैसे आपकी टंकी भर जाए, आपके घर में अगर किसी ने आरओ देखा ना, आरओ, आरओ में क्या होता है, एक लेवल के बाद अगर पानी कम होता है तो अपने आप वो पानी को फिर वापस भर देता है टैंक। ठीक है? आरओ का जो टैंक होता है ना, वैसे वही प्रोसेस क्या है, हमारी बॉडी में भी लगी होती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें क्या है, बॉडी की हैं, ठीक है? बॉडी में क्या होता है, जैसे अगर कहीं पे ज़्यादा ज़रूरत है हार्मोन्स की, तो हार्मोन ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाएगा। अगर मान लीजिए मामला नॉर्मल हो गया है, तो फिर हार्मोन्स क्या होगा, कम मात्रा में बन जाएगा। इसी प्रकार को इसे क्या कहते हैं, पुनर्भरण क्रियाविधि कहते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी नहीं रही होगी। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आपने क्या करना है, कमेंट करके मुझे आंसर दे देना है, ताकि पता चल सके आपने वीडियो को पूरा देखा और उनसे काफ़ी चीज़ें आप सीखने को मिल गया, और साथ में आपकी एक प्रैक्टिस भी आपके साथ के साथ हो जाएगी वीडियो की, ठीक है? तो 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं, ठीक है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने। और मस्तिष्क का कौन-सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है? उत्तरदायी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ठीक है? उसके बाद पौधों में कोशिका विभाजन को कौन-सा हार्मोन प्रेरित करता है, ठीक है? उसके बाद इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से कौन-सा रोग होता है? ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के फॉर्म में दिए हुए, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी जो पीछे टॉपिक बताए सारे एक बार अच्छे से तैयार कर लो, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब समय कम बचा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या ना तैयारी कर लेनी है। शॉर्ट वीडियो में इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको पीडीएफ का मैंने बता दिया, अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन की, जिससे 101% क्वेश्चन पेपर बनता है, तो उनको आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन वीडियो देखनी है, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आपने अपनी तैयारी कर लेनी है अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बार जो बच्चा चैनल पे है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी और वीडियो मिलते रहे। साथ में अगर अभी तक कोई डाउट है आपका, अभी भी कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन को लेकर, कोई चीज़ समझ में नहीं है, तो कमेंट जरूर करना। और अगर सब कुछ समझ में आ गया, वीडियो पसंद आई, हमें मोटिवेट करने के लिए अपना कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।